तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें खाने से दिखाया जाता है, जहाँ कोई कह रहा होता है हंसते हुए, कॉलीग्राफी और फूड दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उन अफवाहों को सुनने के बाद फूजियान प्राण से इतनी दूर आना सही था। और एक कस्टमर खाना खा रहा होता है और जियोंग से हंसते हुए कह रहा होता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि स्लीपिंग ड्रैगन इनको पूरे गुआंगडोंग में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कहा जाता है। तो जियोंग बोलता है, आपके काइंड वर्ड्स के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं कुछ समय से क्यूरियस था, क्योंकि ये तुम्हारे फादर द्वारा चलाया जाता है। मैं सच में खुश हूँ कि यहाँ आया हूँ। और हमारा एमसी उन दोनों को बात करते हुए देख रहा होता है। तभी अपने सिस्टर इन लो के पास आता है और कहता है कि सिस्टर इन लो। तो ही बोलती है कि हाँ ब्रदर इन लो। तो हमारा एमसी पूछता है कि आखिर वो कस्टमर कौन है जो जियोंग के साथ है। ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसकी सिस्टर इन लो बताती है कि उसका नाम यूचा है और वो ग्रेट राइटर है फूजियान से। तो हमारा एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है और उसकी सिस्टर इन लो बता रही होती है उनकी सभी काइंडनेस कामों के कारण कई लोग उन्हें बुद्धा भी कहते हैं, कुछ लोग तो उन्हें एम्परर ओ का रीइंकार्नेशन भी कहते हैं, ऐसे पर्सन के लिए जो हमारे फूड और आपकी कोरियोग्राफी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो हमारा हमसे भी ये बात सुनकर अपने मन में कह रहा होता है कि ये एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। अभी तो ये कोई छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक बार अफवाहें फैल गई तो इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा, या शायद इरादे कहीं ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। फिर हमें उसी प्लेट को दिखाया जाता है जहाँ उस प्लेट पे लिखा हुआ होता है द स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल, और उसके आसपास बहुत छोटे छोटे बच्चे उड़ते हैं। और जियोंग कह रहा होता है, मुझे लगता है ये सर ऊंचा के आने के बाद कस्टमर की संख्या डबल हो गई है। तो जियोंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो बिग ब्रदर को डिफिकल्ट समय का सामना करना पड़ेगा अब। और वो दोनों दूसरे साइड पे देखने लगते हैं। ऊन कहता है कि यहाँ तक कि इयोन भी बिजी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इयोन कुछ लोग को संभाल रही होती है, बच्चों को, और वो कह रही होती है कि तुम्हारे मदर फादर कहाँ हैं? वो वहाँ नहीं है, वहाँ लाइन में इंतजार करो, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें आपको वेटिंग लिस्ट में डालना होगा। और हमारा एमसी भी अपने मन में कह रहा होता है, बच्चे से लेकर माता पिता तक ये बहुत ज्यादा ही केओस है, ये बहुत बुरा है। मैं एक बड़ी एकेडमी नहीं बनाना चाहता था, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे केवल 10 स्टूडेंट चाहिए। मैं बस अपने स्टूडेंट के साथ पढ़ने और अपना नॉलेज बांटने के लिए एक जगह चाहता हूँ जो पीसफुल जगह हो, बस मुझे यही चाहिए। फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी आसमान में उड़ रहा होता है और देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, मुझे अपनी एबिलिटीज की लिमिट के बारे में सोचना होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा लालची हो जाऊँ तो ये सब खत्म हो सकता है। हाँ, एक स्मॉल स्कूल में आमतौर पर केवल 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। मुझे अपना दिमाग खाली करना होगा और फाइनली कुछ न कुछ प्राप्त करना होगा। हमेशा ऐसी प्रॉब्लम रहेंगी जिनका सॉल्यूशन चिंता से नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में मुझे ये सोचने की जरूरत है कि खुद पर बोझ डाले बिना सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। और उन बच्चों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है, मुझे अपने स्टूडेंट के सिलेक्शन में पूरे मन से अपना सब कुछ लगाना होगा, फिलहाल मैं यही सबसे अच्छा कर सकता हूँ। फिर सुबह हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर कह रहे होते हैं, फाइनली स्कूल रेडी हो गया है। ये एक ग्रेट स्कूल है जिसे बनाने में पूरे फैमिली ने कड़ी मेहनत की है, हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। वून कहता है कि ये सब आपकी बदौलत है फादर, आपने भी कड़ी मेहनत की है सिस्टर इन लॉ। तो उसके फादर कहते हैं कि वेट, मुझे ह्यून नहीं दिख रहा है। तो जियोंग कहता है कि खैर शायद अभी उसके पास स्कूल के बारे में सोचने की कोई जगह नहीं है, उसका माइंड बच्चों के बारे में सोचने में बिजी है, इसलिए अभी हमारे पास केवल देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखा जाता है जहाँ अपने रूम में बैठ के कुछ पेपर्स को पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि सैंड बैग। सीन शिफ्ट होकर थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ एक बंदा अपने बच्चे के साथ हमारे एमसी के पास आता है और कहता है कि मैं इल बैक हूँ, मैं माओमिंग में कसाई का काम करता हूँ, मैं जानवरों को मारकर और उनका खून बहाने के नीच काम से अपना लाइफ गुजारा करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने काम पर कोई गर्व नहीं है। हालांकि यही रियलिटी है, मेरे पास कुछ भी नहीं था और कोई एजुकेशन भी नहीं थी, फिर भी मैंने उसे पालने की पूरी कोशिश की। मैं अपने बेटे को मेरे जैसे लाइफ जीने नहीं दे सकता, वो ऑलरेडी 6 साल का हो गया है, उसकी एज का कोई अगर बच्चा नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। वो इतना स्ट्रांग है कि उसे चोट पहुंचाने के लिए कम से कम एक टीनेजर की जरूरत होती है। तो हमारा एमसी उस बच्चे से कहता है कि हाँ, वो बहुत स्ट्रांग है और रिलायबल भी है। तो हमारे एमसी का वो बंदा हाथ पकड़ लेता है और हमारे एमसी से कहता है, वो मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ प्लीज, क्योंकि मैं अपने बेटे का पालन पोषण इस तरह से करना चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो ये बात सुन के हमारा एमसी भी सोच रहा होता है मायूस होके। फिर हमें एक दूसरे बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो फेरी डक स्कूल के सामने आ जाता है और कहता है कि तो ये वो फेमस फेरी डक साइन है, और वो अपने बेटे के साथ होता है और कहता है कि माओमिंग में सबसे ग्रेट कोरियोग्राफी, तो ये कोई अफवाह नहीं थी। और उसका बच्चा भी कहता है कि ये ग्रेट कोरियोग्राफी के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो डेफिनेटली ग्रेट कोरियोग्राफर हो सकता है। तभी वो अपने बच्चे की तरफ देखता है और वो बच्चा भी देखता है और हमारा एमसी भी वही होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि सोनियोक, तुम्हारे एरोगेंट रवैये के बारे में मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो लोग हमारे एमसी के सामने टेबल पे बैठे हुए होते हैं और हमारे एमसी से वो कहता है कि मेरा नाम चुलियोंग जंग है, मैं नॉर्थ माओमिंग के सीनी काउंटी से यहाँ आया हूँ, ये मेरा बच्चा है जो कि 12 साल का है, इसका नाम सोनियोक जैंग है। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि हाँ, तुम बहुत आगे आ गए हो। तो
सामने वाला बंदा बोलता है कि क्योंकि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, क्या मैं आपको अपने बेटे के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ? तो हमारा एमसी कहता है कि प्लीज आप बता सकते हैं। तो वो बताता है कि मेरा फैमिली जनरेशन से सीनी में बिजनेस के रूप में फेमस रहा है। हम काफी फेमस हैं, इसलिए हमारे लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चिंता भी नहीं थी। मेरे फादर हर दिन निराश रहते थे इस फैक्ट पर कि हमारा फैमिली जो फेमस बिजनेसमैन का ग्रुप है, एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो ठीक से पढ़ना जानता हो। अभी सोनियो का जन्म हुआ और 100 दिन से भी कम उम्र में बोलना शुरू करने के बाद उन्होंने 7 साल की उम्र में ही 1000 वर्ड वाली क्लासिक पोयम याद कर ली थी। हमारे फैमिली में सोनियो को जीनियस माना जाता था। इसके कारण उनके ग्रैंडफादर उनके हर काम की अप्रिशिएट करते थे। लेकिन अब वो एरोगेंट हो गए हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, इसलिए टीचर को इनवाइट करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन टीचर उसके एरोगेंट को बर्दाश्त नहीं कर सके और टीचर को इनवाइट करना और भेजने के चक्र के बाद 5 साल बीत चुके थे। ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट समय रहा होगा और अफवाहें इस हद तक फैल गई कि न्यू टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। तभी हमने सुना कि माओमिंग में सबसे ग्रेट कॉलीग्राफर एक स्कूल खोल रहा है, इसलिए मैं अपने बेटे को यहाँ तक ले आया हूँ। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि माओमिंग में सबसे ग्रेट कॉलीग्राफर। हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ सर इस बार। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सबको ठीक होना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि मैं अभी भी एप्लीकेशन को देख रहा हूँ, प्लीज मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। और अपने मन में कहता है कि मैं सच में होप करता हूँ कि वो अंदर आ सकेगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने स्कूल के अंदर जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे थे, कुछ ने मुझ पर इम्प्रेशन छोड़ी है, कुछ बच्चे काफी अच्छे थे और कुछ ने थोड़ा बेकार बिहेवियर किया, लेकिन अंदर से उनमें से कोई भी बुरा नहीं है। उनके पास काइंड हार्टेड पेरेंट्स भी हैं। ये कोई इजी डिसीजन नहीं है। तभी हमारे एमसी को पीछे से आवाज आती है, क्या ये स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल है? तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बच्ची आती है वहाँ पर। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो वो बच्ची कहती है कि तो मैं सही जगह पर हूँ। और हमारा एमसी उसको देखते हुए कहता है कि मैं बहुत सारे यूनिक बच्चों से मिला हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही यूनिक है। तो हमारे एमसी से वो बच्ची कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि उसके अपीयरेंस को देखकर लगता है कि वो 12 या 13 साल से ज्यादा उम्र की नहीं होगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? और अपने मन में कहता है कि वो एक मैच्योर पर्सन तरह बोलती है, उसकी स्टोरी जरूर काफी गहरी होगी। तो हमारे एमसी से वो कहती है कि मैं माओमिंग स्लीपिंग ड्रैगन टीचर से मिलने आई हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि माओमिंग स्लीपिंग ड्रैगन, ऐसा लगता है कि ये शायद मैं ही हूँ, क्या मुझे बिना इन्फॉर्मेशन के ये नाम मिल गई है? तो हमारे एमसी से वो कहती है कि क्या तुम ही वो टीचर हो? तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो हमारे एमसी से वो कहती है कि मेरा नाम सूरीन है, प्लीज टीचर क्या आप मुझे अपना एक स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमारे एमसी उसकी आंखों को देखता है और कहता है कि उसकी आंखें बहुत ज्यादा ही ब्राइट है। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि सूरीन की जर्नी के बाद कुछ और दिन बीत गए और फाइनली स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अंदर 10 बच्चे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं वो लोग। ये वो 10 बच्चे हैं जिन्हें मैंने बहुत सावधानी से चुना है। एक बार जब मैं उन दरवाजों को खोलकर अंदर चला जाता हूँ, मैं 10 बच्चों का टीचर बनूंगा। फिर हमारा एमसी अपने स्कूल के अंदर आता है और जैसे ही आता है तो वहाँ 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं और ये देख के तो हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है उन लोग से, अरे रुक जाओ तुम सभी लोग, मैंने कहा ना तुम सभी लोगों को रुक जाओ वहीं पर। तो वो दोनों रुक जाते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि और यहाँ मैंने सोचा था कि ओपनिंग डे आसानी से गुजर जाएगा। और उन लोग से कहता है कि तुम लोग मेरी ध्यान से बात सुनो। स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल का सबसे पहला रूल, अपने दोस्तों से झगड़ा मत करो। दूसरा रूल, स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड यहाँ कोई भी रोल नहीं निभाती है, तुम सभी सिमिलर एज के फ्रेंड्स हो। तो बंदा बोलता है कि मैं इन बच्चों से दोस्ती, मुझे हंसने पे मजबूर मत करो। तो हमारा एमसी उसके पास गुस्से में आता है और उसको देखता है और अपने गुस्से को शांत करते हुए उससे कहता है कि तीसरा रूल, अपने टीचर की बात सुनो। तो वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और फिर कहता है कि लास्ट में 4th रूल, अगर तुम पहले 3 रूल में से किसी को भी ब्रेक करते हो तो तुमको पनिशमेंट किया जाएगा। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? तो वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे है, हाँ मुझे है, मुझे लगता है कि नियम बहुत ज्यादा है। तो हमारा एमसी उसको घूरता है और कहता है क्या ऐसा है? यार उसका अभी जो भी दुखी है यहाँ से जा सकता है, कैसा रहेगा, आसान है ना? तो वो बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि छी ये सही नहीं है, मेरे फादर के जाने के बाद मुझे ये बताना बेकार है, बस तुम रुको, मैं अपने ग्रैंडपा को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमारा एमसी इसकी बात सुनकर अपने मन में कहता है कि ये बच्चा, इसकी माँ का और सभी से कहता है कि आज पहला दिन है, क्या तुम सच में यहाँ लड़ाई देखने में अपना समय बिताओगे? मैं लेसन शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए जो कोई भी जाना चाहता है वो यहाँ से जा सकता है, बाकी सब लोग चलो मेरे साथ। और हमारा एमसी और बच्चों को लेके जा रहा होता है। तो बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि बस तुम इंतजार करो, मुझे बस अपने ग्रैंडपा को एक लेटर भेजने दो और तुम्हारा फिर काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा एमसी इसको बस देखता है। फिर हमें अगले सीन में दिखा जाता है कि जहाँ सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं और हमारा एमसी भी अपने मन में कह रहा होता है कि स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल का पहला दिन एक रॉकी शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद पीसफुली दिन आए। भले ही उन सभी की बैकग्राउंड अलग अलग हो, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ बच्चे हैं। दोस्त बनना और साथ खेलना नेचर है, एडल्ट के दुनिया के विपरीत है ये। तभी हमारा एमसी सभी बच्चे से कहता है कि चलो अगले लेसन से पहले थोड़ा ब्रेक ले लो। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है टीचर।
टीचर, और वो बच्चे हंसी खुशी अपनी बात कर रहे होते हैं और हमारा एमसी उन लोग को देख रहा होता है। तभी उसी बच्चे को देखता है जो बहुत बड़ा शैतान होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, उनका पर्सनैलिटी कम्प्लीटली बेकार है। दुनिया के बहाव के साथ बहने के बजाय वो अपना रास्ता खुद बनाने वाला पर्सन है। अगर उसे दूसरे द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो वो एंग्री करेगा और लड़ेगा। ये कितना परेशान करने वाला बच्चा है। तभी वो एक बच्ची तरफ देखता है जिसका नाम सूरिन होता है और हमारा एमसी कहता है कि जहाँ तक सूरिन की बात है, उसे नहलाने और कुछ नए कपड़े पहनने के बाद वो बिल्कुल भी नॉर्मल दिखती है। इसके लिए शुक्रिया, उसने रुचि पकड़ ली है लड़कों और लड़कियों दोनों का। और हम देखते हैं कि कुछ लड़के उसके साथ खेलने के लिए आते हैं लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि वो उनसे कोल्ड बिहेवियर क्यों कर रही है। ये मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ 10 बच्चे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत है जबकि अदर कहेंगे कि ये इनफ नहीं है। 10 बच्चों को सहयोगी के लिए राजी करना डिफिकल्ट है। अभी तो उन पर नजर रखना बेहतर होगा। चलो इसे कुछ समय देते हैं, अभी तो मैं सिर्फ उसे सिखाऊंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा चट्टान के ऊपर मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये बून होता है और एक जंप मारता है और कहता है कि मैं खुद को आगे बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं अपने इनर डेमन का शिकार नहीं बन सकता। मार्शल आर्ट सेल्फ कंट्रोल का एक एक्सरसाइज है। तभी वो अपनी पंच से एक जोरदार जमीन में पंच मारता है और कहता है कि मुझे अपना दिल खाली करना होगा और वहाँ की चट्टाने और पेड़ भी टूट जाते हैं। तभी हमारा एमसी वहाँ आता है और कहता है कि ओ ब्रदर, तुमने तो आसपास का माहौल बिगाड़ दिया है। तो वो बोलता है कि ब्रदर ये तो तुम हो, बच्चों का क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो। तो हमारा एमसी बोलता है वो सब सो गए और मैंने इवोन से कहा कि वो कुछ देर तक उन पर नजर रखे। मुझे कुछ समय से पता है कि तुम यहाँ अकेले ट्रेनिंग करते रहते हो। तो वो बोलता है कि ब्रदर, तो हमारा एमसी कहता है कि तुम खुद ही काफी निराश हो गए होगे, मुझे यकीन है कि तुम बहुत चिंतित रहे होगे। तो वो बोलता है कि जैसे कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद ईओन एक न्यू लेवल पर पहुंच गई है, उसे दूसरी हवा मिल गई है। हर बार जब वो ट्रेनिंग करती रहती है तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर लेती है। दूसरी ओर मैं एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट के रूप में स्थिर हो जाने की मेरी लूटनिंग से निपटने के लिए मैंने जुनून ढंग से ट्रेनिंग लिया है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वोन तो वो अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा एमसी उससे कहता है कि लाइफ में हर चीज का एक समय होता है, कुछ लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ग्रोथ एक ही है, कोई पर्सन सदैव बिना रुके प्रोग्रेस नहीं कर सकता। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, प्रोग्रेस तभी होता है जब सही समय होता है। इसलिए अधिकतर लोग कम से कम एक बार तो निराश होते ही हैं, यहाँ तक कि किसी की प्रतिभा पर भी सवाल उठाना। ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी हो। तो बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा कि मुझ में कुछ कमी है, मैं प्रोग्रेस करना चाहता था और इस दीवार को पार करना चाहता था। हालांकि चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की हो, मेरे सामने की दीवार बहुत ऊंची और स्ट्रॉन्ग थी। तभी हमारा एमसी अपने हाथ को आगे करता है, उसके हाथ में एक बैम्बू का स्टाफ आ जाता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो वो बोलता है कि मैं समझ गया, लेकिन आपने स्टाफ क्यों निकाला। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम वैग्रेंट गिल्ड के आउटर डिसाइपल बन गए हो। तो बोलता है कि हाँ, लेकिन तो हमारा एमसी कहता है कि वैग्रेंट गिल्ड में वैग्रेंट स्टाफ का यूज किस लिए किया जाता है। तो वो कुछ नहीं बोलता। तो अपने मन में फिर सोचने लगता और कहता है कि वैग्रेंट स्टाफ ये एक मिथिकल आइटम है जिसे लेकर गिल्ड का पिछला लीडर गायब हो गया था। क्या वो उस स्टाफ के बारे में बात कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल वैग्रेंट डॉग का पीछे करने वाले कुत्तों को पीटने के लिए किया जाता था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल लोगों को पीटने के लिए भी किया जाता था। ब्रदर को ये सब कैसे पता चला। क्या ये स्टाफ, नो वे, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पिछले लीडर की आइटम मेरे ब्रदर के हाथ से निकल जाए। तभी हमारा एमसी कहता है कि वोन, तुम्हें सच बताऊं तो मैं पर्सनली इस फैन का मेथड यूज नहीं करता था। तो वोन बोलता है कि आपका मतलब ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं इसमें हेल्प भी नहीं कर सकता, मुझे बताया गया है कि ये सबसे तेज तरीका है वैग्रेंट गिल्ड की मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए। वोन डरते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि ये किस तरह का फीलिंग है और हमारे एमसी से वो कहता है कि ये बात आपको किसने बताई है। तो हमारा एमसी बोलता है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि तुम्हें पिटाई की जरूरत है और हमारा एमसी उस पर अटैक कर देता है। तो वो बोलता है कि ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, और लेकिन वो हमारे एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर से हमारा एमसी मारता है जैसे उसके पेट में लगती है और उसको दर्द भी होता है। लेकिन हमारा एमसी वहीं नहीं रुकता, उसके हाथ भी फिर मारता है और उसको बहुत मारता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे माफ करना वोन, और वो कुत्तों तरह मार खा रहा होता है और हमारा एमसी कहता है कि इसे बचा नहीं जा सकता, इसलिए इतना दुखी मत हो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। और दूसरी तरफ वोन रो रहा होता है और हमारा एमसी भी फनी में रोते हुए कहता है कि मैं भी बहुत सैड हूँ, और दूसरी तरफ वो कुत्ते तरह मार खा रहा होता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि पेन को महसूस मत करो, सेंसेशन को महसूस करो। जिस बूढ़े आदमी ने मुझे ये छड़ी दी थी उसने कुछ कहा था, ये सही है, उन्होंने कहा इम्पैक्ट को महसूस करो। दूसरी तरफ वोन मार खाते हुए कह रहा होता है कि आपका मतलब क्या है। तभी वो अपने मन में कहता है कि ओल्ड मैन ने इस स्टाफ को मेरे ब्रदर को दिया था, क्या ब्रदर सच में पिछले गिल्ड लीडर से मिले थे। और हमारा एमसी कहता है कि वोन इम्पैक्ट को फील करो, सबसे इम्पोर्टेंट बात इम्पैक्ट है।
ऐसे मार खाते खाते सुबह हो जाती है और हमारा एमसी कहता है उससे तुम कम्प्लीटली नॉकआउट हो चुके हो, और हमें दिखाया जाता है वो जमीन पे पड़ा होता है और हमारा एमसी कहता है उससे क्या मैंने शुरुआत बहुत हार्श तरीके से किया था, और उसको देखते हुए कहता है कि अगर मुझे डेमोनिक रियलम में मिले सबसे मजेदार पर्सन को चुनना हो ये बूढ़ा आदमी बूंग होगा। और हमारा एमसी हमें बताता है कि वैग्रेंट गिल का हेड होने का बावजूद वो अपनी क्रियोसिटी को रोक नहीं सका और वो खुद को नो लाइफ वैली घाटी में ले गया। उसके पास केवल वैग्रेंट की स्टाफ थी। जब वो मुझसे मिला तो वो 1 महीने से ज्यादा समय से फरार था। वो सच में एक बूढ़ा आदमी था जिसमें कोई संकोच नहीं था। वो हमेशा वही करता था जो वो कहता था और दूसरों को हंसाने के लिए वो खुद को मूर्ख बनाने में कभी नहीं हिचकिचाते थे, यहाँ तक कि अपने लास्ट मूवमेंट में भी। और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने उसको काट लिया होता है जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो हेड कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपने साथ अपने फील्ड का ट्रेजर वैंग्रेट स्टाफ ले आया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मैं इसे वापस इसके सही प्लेस पर ले जाने के लिए। और हमारा एमसी कहता है अपने मन में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ बूढ़े आदमी। फिर हमारा एमसी अपने ब्रदर के पास आता है और अपने मन में कहता है कि जैसा उन्होंने कहा रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और बेकार तरीका है। मैं उनके ऑर्डर को सुन रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि वैग्रेंट गिल की मार्शल आर्ट को पहले बॉडी से सीखना चाहिए, उसके बाद ही उसे अपने दिमाग से समझना चाहिए। हमारा एमसी अपने भाई से कहता है कि ब्रदर इस स्पीड से तो मैं सच में मर जाऊंगा, आप बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मुझे कैसे पीट सकते हैं। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उसे इतने दर्द में देखकर दुखे हुए बिना नहीं रह सका, फिर भी मुझे उसमें ये गुड़ उचित रूप से डालना होगा। और फिर से हमारा एमसी उस पर अटैक कर देता है और उससे कह रहा होता है कि इसे अपने बॉडी में डालना एक ऐसी विधि है जिसमें दोहरावे की जरूरत होती है। फिर से उसको लगती है जिससे उसको बहुत दर्द होता है, वो चीखने लगता है। ये वैग्रेंट के स्टाफ का ट्रू अर्थ है कि बूढ़े आदमी ने मुझे छोड़ दिया और इसे बताया था। और उसका ब्रदर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे कह रहा है कि मैं मार खा कर सीखूंगा, वो चाहता है कि मैं इम्पैक्ट को महसूस करूं। ब्रदर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जब वो खाता है तब वो मार खाता है, जब वो सो रहा होता है तब स्टिक उसके सामने आकर उसको मारती है, जब वो भाग रहा होता है तब भी स्टिक उसको सामने आकर मारती है। और कहानी सुनाने वाला बताता है कि उसके बाद वोन को लगातार वैग्रेंट के स्टाफ के हमलों को सहना पड़ा। कुछ समय बाद वोन अपने मन में कहता है कि ये अजीब है, हालांकि मुझे मार पड़ी है मेरा पूरा बॉडी फ्रेश महसूस करता है और मैं अपने बॉडी के अंदर से क्यूआई को सर्जिंग हुआ महसूस कर सकता हूँ और मेरी क्यूआई अचानक सूजन और वृद्धि ये कैसे पॉसिबल है? पिछले कुछ दिनों में ही मैंने अपने क्यूआई को पिछले 10 साल के ट्रेनिंग में इकट्ठा की गई क्यूआई के आधे से भी ज्यादा बढ़ा लिया है। ये कोई मैक सेंस नहीं बनाता। क्या मेरे भाई ने मुझ पर क्यूआई पॉइंट ओवरलोड का यूज किया है? एक ऐसी टेक्निक जो पहली नजर में ऐसे प्रतीत होता है जैसे आप किसी पर बिना दया करे अटैक कर रहे हो या किसी क्यूआई को तेजी से बढ़ाने में एबल हो, लेकिन इस टेक्निक का यूज करने वाले पर्सन को भारी मात्रा में क्यूआई की कीमत चुकानी पड़ती है। फाइनली जब तक कि ये दो अत्यंत निकट व्यक्तियों के बीच ना हो, क्योंकि पॉइंट का यूज शायद ही कभी किया जाता है। ब्रदर मुझे नहीं पता कि ये इम्पैक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसे कहने के पीछे उसका कोई रीजन होगा। मुझे अपने ब्रदर पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि इस भयानक दर्द के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। फ्लो को फॉलो करो, ब्रीथ को फॉलो करो, मेरी पूरी बॉडी में मूवमेंट कनेक्ट हो रही है। ये नेचुरल पावर का सर्जिंग हुआ एहसास है। क्या यही सीक्रेट है? उस दुनिया के साथ एक हो जाना जो मेरे ब्रदर ने मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। पर्सनल फ्रीडम के पीछे की दुनिया, उसे हेवन और अर्थ की इनलाइटमेंट मिल जाती है और वो स्टिक को भी पकड़ लेता है। और कहानी सुनाने वाला बताता है सैकड़ों साल पहले जब वैग्रेंट गिल्ड फाउंड हुई थी तब भी इसे बनाया गया था। इनलाइटमेंट जो समय के साथ लुप्त हो गया, अब ये वोन द्वारा प्राप्त ज्ञान से वोन को सौंप दिया गया है। फिर हमें माओमिन परफेक्चर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है कि वाह क्या तुमने उस आदमी को देखा, उसमें कुछ अलग बात है, उसके कपड़े और तलवार देखो, यहाँ तक कि उसके चलने का तरीका भी ऐसा लगता है कि वो 9 ग्रेट सेट में से एक से है। वो कौन था फिर? तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो। तो पीला वाला कहता है कि खैर ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट के मास्टर माओमिंग प्रांत की ओर आ रहे हैं, ये तो मैक्सोर है। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है कि तुम सच में फील कर सकते हो कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट बस आने ही वाला है, यहाँ तक कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी इसे लेकर क्यूरियस हैं। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग इस समय कैसे फील कर रहे होंगे? ये अननोन लोगों के लिए फेमस होने का अपॉर्चुनिटी है और उन लोगों के लिए जो पहले से ही ग्रेटेस्ट ऑनर पाने के लिए फेमस है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, बहुत वो खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती से कुछ लड़के तो उसके आगे पीछे लग जाते हैं और वो लड़की कह रही होती है कि फाइनली मुझे मिल गया स्लीपिंग ड्रैगन रेस्टोरेंट। तभी वो अंदर आती है तो जियोंग की वाइफ कहती है कि स्लीपिंग ड्रैगन इन में आपका स्वागत है। तभी वो लड़की इधर उधर देखने लगती है तो जियोंग की वाइफ कहती है कि मिस इस समय हमारे पास यही एक टेबल अवेलेबल है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इयोन से मिलने आई हूँ। तो जियोंग की वाइफ कहती है कि लेडी इयोन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानती है? तभी वो पहचान जाती है और कहती है कि
क्या आप साउथर्न सी गिल्ड से हैं? तो वो लड़की भी कहती है कि हाँ तुम सही हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इयोन भी आ जाती है। तो उसकी सिस्टर इन लोग कहती है कि उधर देखो। तो वो वहाँ जाती है जहाँ वो लड़की बैठी होती है और उसके पास आके कहती है कि रुको सिस्टर, क्या ये तुम हो? तभी वो लड़की भी पीछे मुड़ती है और कहती है कि इयोन। तभी तभी इयोन भी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, ये सच में तुम ही हो सिस्टर, आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम अच्छी होगी, तुम चमक रही हो। तो वो भी हंसते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद है सिस्टर। लेकिन तभी वो अटैक कर देती है अपने पंच से, लेकिन इयोन भी उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाती है। लेकिन फिर से वो अटैक करती है, फिर से इयोन बार बार डॉज करती है। दूसरी तरफ जियोंग की वाइफ डर जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे का स्वागत इसी तरह करते हैं, लेकिन अगर उनके फादर को पता चल गया कि वो रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें डांट पड़ेगी। इयोन उससे कहती है कि ये फेयर नहीं है सिस्टर, तुम मेरे साथ इतना कठोर कैसे हो सकती हो, जबकि हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया है। और वो लोग एक पहाड़ पे बैठे हुए होते हैं जंगल में। तो उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे तुम माफ करना, मुझे रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें दोबारा देखकर इतना खुश हुई कि मेरी बॉडी अपने आप ही हिलने लगी। तुमने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है इयोन। तो इयोन भी बोलती है कि मैं अंत में हार गई, इसके अलावा तुमने मेरे आखिरी हमले का अंदाजा लगा लिया था, है ना? और अपने मन में कहती है कि साउथर्न सी एम्प्रेस एकमात्र जेड लिव गोल्ड स्टाफ, वो ब्यूटीफुल मार्शल आर्ट और हर चीज में मुझसे आगे है। साउथर्न सी गिल्ड में शामिल होने के बाद जब मैं अपनी बहन से मिली तो वो पहली पर्सन थी जिसके प्रति मुझे ईर्ष्या महसूस हुई। हालांकि मुझे जो सलाह मिल रही है से मैं हमारे बीच की खाई को काट रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि उसके बराबर पहुँचने से पहले मुझे कितना सफर तय करना बाकी है। और उससे कहती है कि तो खैर सियोहा गोंग, फ्यूचर लीडर साउथर्न गिल्ड की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आखिर में यहाँ क्यों आई हो? तो वो बोलती है कि खैर ये तो जाहिर है, मैं यहाँ कंपटीशन के लिए यहाँ आई हूँ, तब तक मेरा अच्छे से ख्याल रखना इयोन। और अपनी स्वord निकाल लेती है और कहती है कि तो फिर क्या हम इस बार असली स्वord से मुकाबला करें? तो वो डरते हुए कहती है कि अरे रुक जाओ एक मिनट के लिए, अरे रुक जाओ, मैंने कहा ना बस एक मिनट के लिए रुक जाओ। फिर हमें 6 मंथ पहले साउथर्न गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट मेजबान फ्लावर माउंटेन सेक्ट ने हमसे भाग लेने का अनुरोध किया है और ये एल्डर्स कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है। और एक एल्डर कहता है कि मैं 9 ग्रेड सेक्ट के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। तो दूसरा एल्डर बोलता है कि हालांकि इससे हमें किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं होगा। तो चौथा एल्डर बोलता है हमें उन 4 दुष्ट सेक्ट का सामना करना पड़ेगा जो हमें नीची निगाह से देखते हैं। तो और कोई बोलता है कि तुम जानते हो कि वो कितने भयानक हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है और वो कहती है कि ये एक चैलेंज है जिसे हमें 9 ग्रेड सेक्ट और 5 सेक्ट के साथ अपने संबंध बनाए रखने के लिए पार करना होगा। और हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम योरी इयोंग गोंग होता है और ये साउथर्न सी की स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है। और बोलती है कि हमारे बीच बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इयोन से कोई न्यूज? उसने कहा कि उसका भाई लौट आया है और वो भी जल्दी लौट आएगी, लेकिन अभी तक खबर नहीं आई है। तो एल्डर बोलता है कि हमने उसका नाम टूर्नामेंट में एक प्रतियोगी के रूप में दर्ज कर दिया है, उसे अब तक ठीक से तैयारी करने के लिए वापस आ जाना चाहिए था। स्वॉर्ड एम्प्रेस कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, उसे वापस बुलाने के बजाय मुझे लगता है कि सोहो को उसके साथ भेजना बेहतर होगा। सोहो को बाहर बुलाओ। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है कि मैं समझ गई, इसके बारे में पूरी तरह भूल गई थी। मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में इतना बिजी हो गई कि मुझे बाकी सब चीजों का ध्यान ही नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर सिस्टर। तो उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कभी कभी ऐसा करती रहती हूँ, खैर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? तो इयोन कहती है कि उस बारे में अरे सिस्टर ज्यादा हैरान मत होना, लेकिन ये सब मेरे बड़े भाई की बदौलत है। तो वो बोलती है कि जो घर से भाग गया था। तो इयोन कहती है कि खैर मुझे नहीं पता कि वो 10 साल तक घर से दूर क्या कर रहा था, लेकिन वो अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग होकर वापस आया है। तो उसकी सीनियर सिस्टर कहती है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अपने भाई से नफरत करती हो? जब तुम गिल्ड में ज्वाइन हुई थी मुझे याद है कि तुमने कुछ कहा था कि तुम्हारे भाई के लापता होने से तुम्हारे फैमिली के ऊपर केओस मच गया था। तो उसका मुंह बंद करा देती है। तभी इयोन की आवाज आती है कि इयोन क्या तुम खाना ऑडिटोरियम में ले आओगी? मैं अभी इतना बिजी हूँ कि खुद नहीं आ पाऊंगा। तो बोलती है कि ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी बच्चों को पढ़ा रहा था और कहता है कि सन तुम अपनी पढ़ाई में बहुत आगे आ गए हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा करना होगा सर अगर मैं अदर बच्चों से पीछे रहना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा माइंडसेट बहुत बढ़िया है, सक्सेस उन लोगों को ही मिलती है जो परसियर भी रहते हैं। फिर भी सन तुम्हें ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, हर चीज के लिए एक समय और प्लेस होता है, इसलिए अपने आप को उसी के अनुसार बना लो। तो वो बोलता है कि ठीक है सर। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों खाना लेके आती है। तो हमारा एमसी कहता है कि इयोन, तो उसकी बहन बोलती है कि अब खाना खाने का समय आ गया है, चलो बच्चों सब लोग खाना खा लो। तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। इस तरफ सीनियर सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराते हुए हमारे एमसी कहती है कि बिग ब्रदर ये गिल्ड में मेरी सीनियर सिस्टर है। तो हमारा एमसी इसको ग्रेड करता है और कहता है कि मेरा नाम हियोन्ना है। तो वो भी ग्रेड करती है और कहती है कि मेरा नाम सियोहा गोंग है। और इसको देखते हुए हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि हैबिट्स अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। सीनियर सिस्टर कहती है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो उसको बीच में से रोकते हुए
इयोन कहती है कि मैंने आपके बारे में थोड़ी बात की, आपने घर कैसे छोड़ा और इस बारे में कि आपने कैसे मार्शल आर्ट सीखी और मुझे सिखा रहे हैं। तो ये बात सुन के हमारा एमसी भी अपने मन में कह रहा होता है, वो हर चीज के बारे में बड़बड़ाती थी, है ना। और दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर हमारे एमसी को देख के अपने मन में कह रही होती है कि ये पहली बार है, मैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट से मिली हूँ, लेकिन यहाँ तक कि पीक एक्सपर्ट से भी दुनिया में सबसे पावरफुल की उपाधि के दावेदार और मेरी मदर साउथर्न गिल्ड की स्वॉर्ड एम्प्रेस, उन्होंने मुझे इमेज दिखाई कम से कम एक हमले का जवाब देते हुए, लेकिन उसे पीटना भूल जाओ, मैं उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ऐसा लगता है जैसे वो एक सोल ड्रैगन हो, स्काई का रूलर हो। और हम देखते हैं कि वो इमेजिन कर रही होती कि हमारी एमसी के पीछे ड्रैगन होता है। मैं सरप्राइज हूँ कि वो किस प्रकार का पर्सन है, इतने छोटे से हॉल में रहकर बच्चों को पढ़ाना। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर कहते हैं तुम तीनों जा रहे हो, और हमें दिखाया जाता है कि इयोन और बोन और वो सीनियर सिस्टर जा रहे होते हैं। तो इयोन कहती है कि हाँ फादर, बहन और मैं पहले से ही मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हमें समय पर वहाँ पहुँचने के लिए अभी निकलना होगा। वून भी बोलता है कि और मुझे होनाम एस्कॉर्ट एजेंसी द्वारा बुलाया गया है क्योंकि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं उनके साथ ही चला जाऊं। तो उसका फादर भी बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, मुझे तुम्हारे जाने का दुख है, लेकिन हम सभी के अपने अपने रास्ते हैं। हमारा एमसी उन दोनों के पास आता है और उन लोग से कहता है कि मेरे बारे में तुम लोग भूल मत जाना और फैमिली में तुम्हारा हमेशा वेलकम है, तुम सभी से मिलना जिनकी मुझे याद आती थी और साथ में समय बिताना एक सपने के सच होने जैसा था। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम सब आगे कैसे बढ़ोगे। फिर वो लोग चले जाते हैं, हमारा एमसी उन लोग को बाय कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है अगर हम अब गुड बाय कह रहे हैं तो एक दूसरे से फिर कभी मिल सकेंगे, मुझे अब अपना ज्यादा ध्यान बच्चों पर देना चाहिए। मुझे जो खालीपन महसूस हुआ उसे बाहर निकलना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हर बार जब मुझे स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आती थी तो मेरी चिंताएं बढ़ जाती थी। रिगार्डलेस मैं सरप्राइज हूँ कि क्या कोई रास्ता है। तभी उसे याद आता है और कहता है कि हाँ ये कर सकता हूँ, शायद मैं बच्चों की एकेडमी प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट का यूज कर सकता हूँ, और टेक्निकली मेडिटेशन ज्यादा सही शब्द होगा। अगर मैं बच्चों की तर्क क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान और टेक्निक का यूज करने में एबल हूँ, हम उनके हेल्थ और उनके ग्रेड में सुधार करके एक ही तीर से दो निशाने लगाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में कैसे सोचा जाए। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर को आवाज आती है खूब जोर से, तो वो स्कूल की तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है कि ये क्या है, ये बच्चे किस तरह का शोर मचा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी हॉल में उन लोग को लेके आता है और उन लोग से कह रहा होता है समझने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए बस शब्दों को दोहराओ, चलो फिर से कोशिश करो, जो रास्ता हम देखते हैं वो एकमात्र रास्ता नहीं है। तो लोग भी चिल्लाते हैं जो रास्ता हम देखते हैं वो एकमात्र रास्ता नहीं है। फिर से हमारा एमसी कहता है और किसी भी चीज को हमेशा एक ही नाम से नहीं पुकारा जाता। तो बच्चे भी बोलते हैं और किसी भी चीज को हमेशा एक ही नाम से नहीं पुकारा जाता। तो उसके फादर भी स्कूल में आते हैं, तो हमारा एमसी अपने फादर को देखता है, तो उसका फादर कहता है कि मैं देख रहा हूँ। तो आखिरकार ये आवाजें यहीं से आ रही थी। सुबह सुबह बच्चों की एनर्जेटिक आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था। और दूसरी तरफ बच्चे चिल्ला ही रहे होते हैं जो रास्ता हम देखते हैं वो एकमात्र रास्ता नहीं होता। तो हमारा एमसी अपने फादर से कहता है कि मैंने लाओ जू के टाओ ते चिंग के पहले वाक्य का इस्तेमाल किया एक प्रकार का ध्यान मंत्र बनाने के लिए। यह कोई ऑर्डिनरी लेसन नहीं है, बल्कि सामान्य वर्डों की माध्यम से समान भावनाओं को समझने का एकमात्र तरीका है। मेरी अपनी स्पिरिचुअल पावर मेरे अपने यूनिक इनलाइटमेंट को लेकर ताओ ते चिंग के मार्गों से प्रवाहित होती है। बार बार सांस लेने से बॉडी में एनर्जी का निर्माण होता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और बदले में वो एनर्जी सर में वापस लौटकर सेंस को अवेकनिंग करती है। ये डिवाइन लिंग्विस्टिक नाम चीज का ट्रांसमिशन है। और अपने मन में कह रहा होता है हमारा एमसी इमेज निर्माण से लेकर ईमानदारी तक, हेल्थ तक, डिवाइन लिंग्विस्टिक के सफल प्रसारण के तहत एक ही पत्थर से 3 पक्षियों को मारा गया। अंत में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो 1000 बुनियादी वर्ड याद ना कर पाया हो। सैन ने अपनी लेसन फीस का पेमेंट नहीं किया है। क्या कुछ हुआ होगा? उनके फादर बेकार किस्म के इंसान तो नहीं लगते? अगर मुझे ठीक से याद है तो उसने कहा था कि वो एक कसाई है। उन्होंने कहा कि वो काफी स्किल्ड भी है। इसका मतलब ये है कि उसे बेरोजगार तो नहीं होना चाहिए। मैं सरप्राइज हूँ कि क्या सच में कुछ गलत हुआ है। तभी हमारे एमसी को बाहर से आवाज आती है सर सर सर, और जैसे हमारा एमसी गेट खोलता है तो वहाँ सैन होता है और हमारा एमसी कहता है कि सैन आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या कुछ गलत है? तो वो बोलता है कि सर मेरे फादर, और हमारा एमसी उसे कहता है कि सैन, और अपने मन में कहता है कि उसके फादर को अवश्य कोई एक्सीडेंट हो गई होगी। और हमारा एमसी उससे कहता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। और हमारा एमसी को पकड़ के रोने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी गायब
गायब होके कहीं आ जाता है और कहता है अपने मन में, सैन को रोते हुए देखकर ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। ये सबसे बुरी की उम्मीद थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सौभाग्य की बात है कि उसके फादर को भयंकर बुखार है। फिर उसके घर के पास आ जाता है हमारा एमसी और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने सुना है कि उनके फादर के कसाईगिरी स्किल्ड के कारण वो बहुत संपन्न थे, लेकिन सोचो कि वो इस तरह की झोपड़ी में रहते हैं। तभी हमारे एमसी को आवाज आती है कि कौन है। तभी इसका फादर बेड से उठता है और कहता है कि अच्छा ये आप हैं सर। तो उठ के आने लगता है और कहता है कि आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं सर। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे बी केयरफुल, आराम से। और वो गिरने लगता है और गिरते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा। फिर हमारा एमसी इसको पकड़ के बैठा देता है। फिर कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका फादर कह रहा होता है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं सैन की लेसन का पेमेंट कर दूंगा, तो प्लीज सैन को बाहर मत निकालिए। क्या आप इसे अनदेखा कर सकते हैं सिर्फ एक बार। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि सच बताऊं तो मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ केवल इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे एक स्टूडेंट के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो सैन के फादर बोलता है, लेकिन आप इतनी दूर आ गए। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो। तो उसका फादर बोलता है, क्या सच में क्या मेरा बेटा आपके अंडर में रहकर सीखता रहेगा। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अपने मन में कहता है कि फॉर्चुनेटली ये एक नॉर्मल बुखार प्रतीत होता है, मैं इसे आसानी से ठीक कर सकूंगा। फिर हमारा एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं बस आपकी पल्स को चेक करने जा रहा हूँ। और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, आपको हिलने की जरूरत नहीं है। तो सैन का फादर बोलता है कि मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप मेरे साथ भी अच्छा बिहेवियर करें। फिर हमारा एमसी उसके पल्स को चेक करता है और अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कुछ जड़ी बूटी लेके आता है और सैन का फादर सो गया होता है। और हमारा एमसी इसको देख के एक स्माइल देता है और अपने मन में कह रहा होता है, जब तुम जागोगे तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, इसलिए प्लीज तुम आराम करो। मैंने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की है जिनके बारे में कहा जाता है कि तनाव कम करने में अच्छी है। अपने आप पर ज्यादा काम का बोझ न डालो और अपने बॉडी का अच्छा ख्याल रखो। फिर हमारा एमसी बाहर जाते हुए कह रहा होता है, मैं इसे रोक सकता था, मेरी थॉटलेसनेस की कमी के कारण मेरे स्टूडेंट को दिक्कत हुई, मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। अगले सीन में हमारा एमसी अपने स्कूल के अंदर आ जाता है और देखता है तो वहाँ बच्चे सो रहे होते हैं और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखी है बैग से, तुम्हारा हेल्थ सबसे पहले आता है। और एक बच्चे को ब्लैंकेट उड़ाते हुए कह रहा होता है अपने मन में, स्टडी तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट का बॉडी सीखने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग हो। मैं स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मुझे अपनी टीचिंग डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बैठ के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। बुक्स को बंद करते हुए कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। तो बच्चे भी देखते हैं हमारे एमसी की तरफ। फिर हमारा एमसी उन लोग से कहता है कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज से शुरू करके पढ़ना सीखने के बाद 1 घंटे तक। और एक बॉल को हवा में उड़ाता है और कहता है कि हम आज फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये बात सुन के बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है जो खुश नहीं होता है और वो कह रहा होता है कि वो फिर से कुछ अजीब कोशिश कर रहा है। और हमारा एमसी बच्चों से कहता है, वेल क्या अब हम लोग बाहर चले। तो लोग बोल रहे थे कि हाँ चलिए टीचर, हाँ चलिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमारा एमसी उस बच्चों को देखते हुए कह रहा होता है कि सुनियो, तुम कब तक ओपन से इनकार करोगे, तुम जिद्दी होकर केवल अपने आप को ही कष्ट दे रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरी ट्रेनिंग को फॉलो करना चाहिए था। अदर स्टूडेंट बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर भी तुम मेरी हर बात को नकारते रहते हो और तुम उसकी भरपाई देर रात तक कंबल के नीचे बैठकर पढ़ाई करके करने की कोशिश कर रहे हो। ये सिर्फ कोशिश की कमी नहीं है जो किसी को पीछे छोड़ती है। वेल ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मैं इसे एक बाघ शावक के पालन पोषण के रूप में सोचूंगा और इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। मैं उसे केयरफुली से संपर्क करूंगा, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। और सभी से कहता है कि हमारा एमसी, अगर तुम खेलना नहीं जानते हो तो तुमको खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ खेल खेलने की बात नहीं है। हेल्दी माइंडसेट के लिए बॉडी को हेल्दी होने जरूरी है। मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि कड़ी मेहनत करने के बाद तुम बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। और वो बच्चा कह रहा होता है कि ये बात तो बस बेवकूफी भरा खेल है, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो बच्चे आपस में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। सैन कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरी तरफ हमारा एमसी कह रहा होता है वो इसमें मेरी सोच से कहीं ज्यादा रुचि रखते हैं। तभी हमारा एमसी सूरन की तरफ देखता है और सूरन कहती है कि इस उम्र के बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम भी तो उनकी उम्र की हो। तो वो लड़की कहती है कि केवल फिजिकली। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है ये सुन के, मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोचूं, वो अपनी उम्र के हिसाब से इनक्रेडिबल है। उसकी आंखें अनइमोशनल है, मानो वो अपनी बॉडी उम्र से आगे निकल गई हो। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो सच में क्या झेल रही है। उसकी आंखों को देखकर वो हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग को उन आंखों से छुपाती है। एक्सप्रेशन की कमी उसका खुद को बचाने का तरीका है और किसी चीज ने उसे इस सिचुएशन तक पहुंचाया होगा। लेकिन जब सही समय आएगा, बंद दरवाजा हमेशा खुल जाना चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करूं ताकि उसके यंग हार्ट को कोई घाव न लगे। मैंने जो फुटबॉल में जो स्पेल डाला था वो तेजी से काम कर रहा है। ये मेरे विचार से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और हमारा एमसी फुटबॉल में कुछ अपना स्पेल डाल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे एफर्ट्स रंग ला रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वही बच्चा स्कूल के बाहर गेट पे खड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्या ग्रैंडपा को कुछ हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी वहीं चुप के उसकी बातें सुन रहा होता है और हमारा एमसी उससे कह रहा होता है क्या तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो। मैंने तुम्हारे जैसे जिद्दी लोगों को उन लोगों में देखा है जो डेमोनिक रियलम में चले गए हैं, लेकिन वहाँ डेमन और जानवरों से लगातार खतरा बना हुआ है। उन लोगों के पास भागने के लिए जगह खत्म हो जाती है और फाइनली वो उनके गुलाम बन जाते हैं। सोन्यूक के बारे में क्या ख्याल है? वो दिखावा करता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि उसके पास सुरक्षा जाल है। अगर यहाँ भी चीजें ठीक नहीं हो रही हो तो वो सब कुछ छोड़कर घर वापस जाने की योजना बना रहा है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि ये जल्द ही आएगा। सोन्यूक तुम्हारा गिफ्ट कमिंग सून है। फिर हमारा एमसी फिर से बच्चों से वही लाइन दोहरा रहा होता है, जो रास्ता हम देखते हैं वो एकमात्र रास्ता नहीं होता। और ये बच्चे भी बार बार चिल्ला रहे होते हैं और हमारा एमसी फिर से कहता है कि किसी भी चीज को हमेशा एक ही नाम से नहीं पुकारा जाता। फिर से बच्चे वही बार बार बोल रहे होते हैं। सुनियो अपने मन में कह रहा होता है कि डिवाइन लिंग्विस्टिक, ये डिवाइन चीज क्या है जो उनके सुस्त दिमाग को खोल रही है। ये जरूरी किसी प्रकार का डेमोनिक स्पेल होगा। मुझे यकीन है कि वो कुछ बुरी प्लानिंग छुपा रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका देगी। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं बहुत उलझन में हूँ। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि क्या यहाँ पर पुन्युक है? तभी हमारा हमसे पीछे मुड़ता है तो वो बंदा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा क्लास के बीच में इस तरह से घुसने के लिए। तभी सुन्युक देखता है तो उसके फादर होते हैं, तेजी से भागते हुए आने लगता है और कहता है कि फादर, और वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो उसके फादर बोलता है तुम बढ़िया कर रहे हो। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये बहुत टेरिबल रहा है। ये दुनिया की सबसे बुरी जगह है फादर। उन बेवकूफ बच्चों को अपनी जगह नहीं पता है और वो टीचर उनका इविल लीडर है जो अजीब डेमोनिक स्पेल का यूज करता है। ये बहुत डेंजरस है फादर, हमें भाग जाना चाहिए इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। तो उसके फादर अपने मन में कह रहा होता है कि वो अपने टीचर को ही इविल लीडर कह रहा है। मैं आभारी हूँ कि उसे अभी तक इस स्कूल के बाहर नहीं निकाला गया है। और अपने बच्चे से कहता है कि सुनियो को मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुमको होवांग मर्चेंट ग्रुप याद है? तो वो बोलता है कि होवांग मर्चेंट ग्रुप, क्या ये वही न्यू ग्रुप नहीं है जो मेरे जाने से ठीक पहले बना था? मुझे उस बच्चे का नाम याद है, कुमयुंग होंग। वो और उसके फादर हेलो कहने आए और कहा कि उन्होंने एक न्यू बिजनेस खोला है, लेकिन वो अनविलेबल रूप से घमंडी और बेकार थे। मैं कैसे भूल सकता था? उस बेवकूफ ने शायद अभी तक पहले 1000 अक्षर भी नहीं सीखे हैं। तो सुनियुक से उसका फादर कहता है वो शहर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये बात सुन के सुनियुक कहता है कि क्या वो तो बस एक छोटा सा बिजनेसमैन है, लेकिन ये सब कैसे? और अपने फादर से कहता है कि आप जंग फैमिली के लीडर हैं, मुझे यकीन है कि वो पूरी तरह से आपके नीचे नहीं है फादर। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ब्लू टाइगर गैंग का इस्तेमाल अपने गंदे काम के लिए करने वाले उन्होंने हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट बनाने के लिए लगभग 5 और गुटों की भर्ती की है। आपने क्या किया? बस खड़े होकर देखते रहे। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अगर वो लोग गंदा खेल खेल रहे हैं तो क्या हम भी वैसे नहीं कर सकते? तो उसके फादर बोलते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर हम जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठते हैं तो हालत और भी बदतर हो सकता है। तो सुनियो कहता है कि ग्रैंडपा के बारे में क्या? अगर ग्रैंडपा आ गए तो उसका फादर उसको देखते हुए कहता है कि वो डेफिनेटली जंग के ब्लड का है। वो एरोगेंट और रूड है, लेकिन एक बिजनेस के रूप में नॉर्मल रूप से प्रतिभाशाली है। उसने तेज कैलकुलेशन की, फैक्ट संकट के समय भी पॉसिबल रास्ते की तलाश में रहता है। तो वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर। तो बोलता है कि हाँ बताइए। तो उसके फादर कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जानते हो या नहीं। तो वो घबराते हुए कहता है कि फादर आखिर हुआ क्या है? और अपने मन में कहता है कि क्या कुछ गलत हुआ है? मैं होप करता हूँ कि ये सबसे बुरा ना हो ग्रैंडफादर। तो उसका फादर उसको बोलता है सुनियोक, हालात अभी बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए तुमको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, खासकर ऐसे समय में। इस सिचुएशन में तुमको यही रहना होगा, भले ये डेमन एरिया क्यों ना हो। तो वो रोने लगता है। तो उसके फादर कहते हैं अगर कुछ भी हो जाए तुमको हमारे फैमिली को फिर से खड़ा करना होगा। तो वो बोलता है कि फादर। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कुछ नहीं बदलता, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है सुनियो। क्या तुमको याद है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुमको पहले क्या बताया वो दिन जब तुमने अपने पहले 1000 अक्षर पूरे किए थे? तो बोलता है कि हाँ, किसी के हाइट में सीधा खड़ा लेखन ब्रश उस धन से ज्यादा पावरफुल होता है जिसके पास आंखें नहीं होती है, उन्होंने यही कहा था। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मुझे खुशी है कि तुमको ये सब याद है। उन शब्दों को अपने हार्ट में गहराई से एब्जॉर्ब कर लो और अपनी टीचिंग पर ध्यान दो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दिया तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।